तो आप लिखो भारत में राष्ट्रवाद का उदय। क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आप लिखेंगे सभी स्टूडेंट उत्तर डाल के लिखेंगे या आंसर डाल के लिखेंगे। सभी स्टूडेंट लिखेंगे सभी। भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना, भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की घटना भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का आंदोलन का परिणाम रही है। आंदोलन का परिणाम रही है। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। व्यवसायियों के लिए जो लगान मतलब टैक्स, एक तरह से जो लगान लिया जाता था खेती के ऊपर, उसके ऊपर वो दे नहीं पा रहे थे। वो कैसे देंगे जब फसल ही नहीं होगी, बिकेगी नहीं, पैदावार नहीं होगी तो कैसे देंगे। आगे देखते हैं। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। अंग्रेज कहते नहीं भैया, चाहिए हमें इतना, कहीं से भी लाओ, अपने घर को बेचो, अपने खेत को बेचो, अपने बच्चों को बेचो, अपनी बीवी को बेचो, रात और दिन काम करो, कुछ भी करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें लगान पूरी ही चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन्हें इंडियन से कोई मतलब था ही नहीं। वो तो बस इसलिए करते थे कि उनको तो इंडिया पे कब्जा करना था, इंडिया को लूटना था, लूट रहे थे वो तो बस। अभी इतने सारे लोग मैंने आपको अभी पढ़ाया लिखाया कि 120 से 130 लाख तक लोग मर गए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आज कोरोना है दुनिया के अंदर, कोविड-19 है, क्या इतने लोग मरे हैं? कहीं नहीं मरे आज भी। आज तो आबादी 7 अरब से ज्यादा है। उस टाइम पे आबादी क्या थी? इंडिया आजाद हुआ था आबादी 30 करोड़ थी। सोचो तुम, तब इतने लोग मर गए थे। आज तो 130 करोड़ है, कहीं 128 है, कहीं कुछ है, लमसम इतनी है या नहीं? 2011 में थी 121 करोड़। तो इतने सारे लोग मरे क्योंकि इनको कोई मतलब था ही नहीं। ये तो बस स्वयं का फायदा चाहते थे, हमें फायदा हो, हमें पूंजी मिले। तो उन्होंने कहा कोई लगान वान कम नहीं होगी। चारों तरफ असंतोष था। असंतोष मतलब लोग खुश नहीं थे, संतोषजनक नहीं थे, असंतोष से दुखी थे, परेशान थे। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने भी कुछ दिन पहले किया था, उसमें बढ़ चढ़ के जो भाग लिया संपन्न जो है किसानों ने। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया, बहुत अच्छी बात है, और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। कई बार जो लोग उनके इच्छुक में नहीं आ रहे थे, जो नहीं आ रहे थे, उनका जो बहिष्कार किया, उनका विरोध किया कि तुम इंडियन हो ही नहीं, तुम अंग्रेज हो या तुम कोई और हो। उनका विरोध किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई गई थी। वो जो लड़ाई लड़ रहे थे ना, जो किसान लड़ रहे थे, वो लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे कि जो लगान है ना, बस ये लगान कम हो जाए, हमारे लिए यही स्वराज है, बात खत्म। लेकिन स्वराज के माने मैंने आपको पहले बता दिया कि खुद का शासन जो अभी चल रहा है, या खुद के ऊपर खुद का शासन। इनके लिए क्या था इसका मतलब किसानों के लिए कि बस लगान में जो है कम कर दी जाए, लगान की वृद्धि जो इतनी है वो कम कर दी जाए, वो हमारे लिए स्वराज है। लेकिन जब 1931 में लगानों को घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में वापस ले लिया, क्योंकि दंगे होने लग गए, लड़ाई होने लग गई, तो गांधी दंगे नहीं चाहते थे, लड़ाई नहीं चाहते थे, ये चाहते थे अहिंसा से काम हो, हिंसा कहीं भी देखने को ना मिले। तब हिंसा होने लगी तो गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने जब आंदोलन वापस ले लिया तो जो इन लोगों को बड़ी निराशा हुई, किसानों को बड़ी निराशा हुई। किसान ने सोचा तो ये था कि हमारी लगान कम हो जाएगी और हमें जो एक अच्छा मूवमेंट होगा, ये उनके लिए आज़ादी थी, ये नहीं हुई, ये निराश हुए। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, गांधी ने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया। इंग्लैंड से लौट के आने के बाद, गोलमेज सम्मेलन से लौट के आने के बाद, तो उनमें से बहुत से ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। बहुत सारे किसानों ने इस आंदोलन वापस से हिस्सा लेने से मना कर दिया कि अपना घर खेती सब छोड़ने के बाद आंदोलन में हिस्सा लो।
अपने रोजगार को बंद करो। उसके बाद गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, इससे कोई परिणाम नहीं निकलता, तो फिर बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। ये किसानों का घटनाक्रम हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं। तो समझिए किसानों के लिए क्या थी स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन आपको घर से लिखना है। अब लिखोगे कि किसानों के लिए स्वराज के मायने क्या थे, तो आप पूरा इसको लिखेंगे कि ये मायने थे, पूरा 3-4 लाइनों में। फिर बाद में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। पट्टा करा के खेती पे जमीन कर रहे थे, ठीक है, जमीन पर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची, महामंदी आई, देश के अंदर जो है रोजगार ठप पड़ गए, फसल ठप पड़ गई, लोग चीजें खरीदने नहीं लगे, मंदी आ गई, महामंदी आ गई, तो और नगद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। पट्टे पे जमीन लेने का मतलब ये कि किराए पे जमीन जमींदारों से लेना और उनको उसका पट्टा देना। रिपीट क्वेश्चन ऊपर है मनीष फौजदार, आप देख लेना। क्वेश्चन ये है कि किसानों के लिए स्वराज का मतलब क्या था, ठीक है। अब देखना इसमें आगे आपको देखना है कि पट्टे पे जमीन लेने का मतलब है किराए पे जमीन लेना। किराए पे जमीन ले ली और जमीन लेने के बाद फसल वैसे ही नहीं हो रही, महामंदी फैली हुई है, रोजगार है नहीं, तो फिर कैसे हम जो फसल को चुका पाएंगे, मतलब कैसे जो हमने जो रेंट देना है, हमने जो किराया देना है, वो हम कैसे दे पाएंगे। तो छोटे किसानों के लिए ये भी बड़ी समस्या थी। लगान तो आजत कम होगी, ये तो उनके स्वराज था ही, लेकिन उनके दूसरा पॉइंट और क्या था कि जो हम जमींदारों से जमीन लेते हैं किराए पे, ये भी किराया हमारा खत्म हो या कम हो। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया। रेडिकल जो आंदोलन कर रहे थे, एक उदारवादी, एक रेडिकल जो पहले पढ़ चुके हैं, और एक आपके रूढ़िवादी, जो लोग आंदोलन कर रहे थे उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया? रेडिकल आंदोलन में, ठीक है, रेडिकल वालों में, ठीक है, जो कि आम मजदूरों के ज्यादा फेवर में थे, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। उनका नेतृत्व जो उनकी देखरेख करते थे, उस आंदोलन को जो चलाते थे, वो कौन थे आपके? वो आपके जो है समाजवादी थे और कम्युनिस्ट थे। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती रही, क्योंकि बड़े जो किसान थे विरोध करते थे कि उनका जो टैक्स, मतलब जो उनको भाड़ा है, जो उनका किराया है, जो पट्टे पे इन्होंने जमीन ली है, अगर इसको माफ कराने के लिए लड़ते हैं, तो फिर ये जो किसान, बड़े किसान जो हमारे साथ हैं, जो अमीर किसान हमारे साथ हैं, जो जमींदार हमारे साथ हैं, कांग्रेस के जो साथ हैं, वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। और जैसे ये कांग्रेस से अलग हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो इस बात को करने में हिचकिचाती थी कि इनका जो है ये किराया माफ कराया जाए, कांग्रेस। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे, ठीक है। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। क्यों बने रहे? क्योंकि गरीब किसान जो डिमांड करते थे वह पूरी नहीं कर पाते थे कांग्रेसी, तो ये कारण भी देखने को मिलता है। इसके बाद इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। बॉक्स फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं। क्रांति की इस पूजा देवी पर हम अपना यौवन नेवत के रूप में लाए हैं। बहुत सारे लोग, राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग मानते थे कि जो गांधी जी कह रहे हैं ना, अहिंसा अहिंसा, इससे कुछ नहीं होने वाला, हिंसा करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। इन लोगों ने स्थापना की, इससे कुछ नहीं हो रहा, अहिंसा हिंसा करते रहते हैं, गांधी जी कुछ होना जाना है नहीं, अपने कानूनों को वापस ले लेते हैं, जो आंदोलन चलाते हैं कुछ नहीं होता उससे, तो हमें ना हिंसा भी करनी पड़ेगी। तो ये किसके दिमाग में बात आई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी या आर्मी, ये किसने बनाई थी? इसके जो मेन सदस्य थे वो भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष, इन लोगों ने ये एक जो है कमेटी बनाई या एक पार्टी बनाई। और उसके बाद देखने को मिलता है कि देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया।
जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया। इसी वजह से जो है भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। रोहित फौज जरा आयो बेटा, अपने मुझसे हो रही है पौने 12 बजे। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह ने जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या कर दिया था, बम फेंक दिया था। उसी के लिए उनको फांसी हुई थी। 1929 में घटनाक्रम देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जो लॉर्ड इरविन उस वक्त थे, उनके ट्रेन में भी उसको उड़ाने का जो प्रयास किया गया, किनके द्वारा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा या भगत सिंह की सेना के द्वारा। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। भगत सिंह को जो फांसी दी गई उनकी उम्र कितनी थी? 23 वर्ष थी। सोचो, एक व्यक्ति ने 23 वर्ष की उम्र में उनसे महात्मा भगत सिंह से पूछा गया कि भैया बताइए कि आप शादी करोगे, आप शादी कर लीजिए। उनसे जब उनके फैमिली वालों ने कहा तो भगत सिंह ने कहा कि मैंने शादी कर ली। किससे शादी कर ली? मैंने देश से शादी कर ली, देश, अपने मुल्क से शादी कर ली। मेरा देश मेरी दुल्हन है, मुझे इसके लिए मरना है, मिटना है। ये विचार उनके दिमाग में आने लगे। ये विचार किसके दिमाग में आने लगे? 23 साल का व्यक्ति है भगत सिंह। आप लोग क्लास ले रहे हैं, किसी की उम्र 18 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 17 होगी, ऐसी एज में होंगे। आप लोग भी पढ़ ही रहे हो। इन्होंने उस टाइम तक तो इतनी किताबें पढ़ ली थी, इतना सब कुछ पढ़ लिया था कि विचार ऐसे आए कि शादी नहीं करनी, मैंने शादी कर ली, देश के लिए मरना मिटना है, मैं देश के लिए कुर्बान हूँ। 23 साल की उम्र में ये जो है फांसी पर चढ़ गए। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिया के लिए और इनको याद किया जाता है, याद करना भी चाहिए। युवा दिलों की धड़कन है भगत सिंह, और भगत सिंह नहीं तो हम इतनी जो अच्छी नहीं कर पाते। क्योंकि देखो, गांधी जी ने जो भूमिका की वो तो गांधी जी की थी भाई। गांधी ने अहिंसा को, गांधी साहब के लोग कम मरेंगे, टाइम आजाद होने में लगेगा लेकिन हम हो जाएंगे। अहिंसा से लड़ेंगे, हिंसा से हम लड़ते हैं, हिंसा फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, तो ये लोग हमको फांसी पर चढ़ा देंगे, हमारे संग उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। तो ये देखने को यहाँ मिला। लेकिन भगत सिंह द ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। बड़े फ्रीडम फाइटर रहे भगत सिंह। और सुखदेव, राजगुरु, ये इनका जो बहुत अच्छा योगदान देखने को मिलता है। इनसे पहले जो 3 लोगों को और फांसी दी गई, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, जिसमें से जो अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने देश के लिए जो अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये सम्मान ही है, इनका सम्मान करना चाहिए, इनको समझना चाहिए। आगे देखते हैं। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष थी केवल। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। वे चाहते हैं कोई बम और पिस्तौल ना चलाए, हम क्रांति चाहते हैं। उनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उनका एक नारा था इंकलाब जिंदाबाद। इस नारे का मतलब था क्रांति अमर रहे। ये नारा मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था। मौलाना हसरत मोहानी ने ये नारा लिखा था, इंकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब है क्रांति अमर रहे। यही भगत सिंह चाहते थे और उन्होंने ये जो है बहुत बार जो देखने को मिलता है उनकी सभाओं में, उनकी रैलियों में, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या इसको करा दूं पूरा? चलो पूरा करा देता हूं उसे। क्रांति मानव जाति का जन्मजात के अगेंस्ट में हो रहे, जिसको दबाया नहीं जा सकता, इसको किडनैप नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म से ही लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। और श्रमिक वर्ग की समाज का वास्तविक पोषण है जनता की। चलो कल पढ़ेंगे इसको, खींचने में मजा नहीं आएगा मुझे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट को? यस में मुझे बताएंगे, समझ में नहीं आया तो फिर नो में बताएंगे। मोस्ट वेलकम। नीरज को 100% समझ में आया। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ, अच्छे से पढ़ रहे हो आप, अच्छे से मेहनत कर रहे हो। एक बच्चा नया जुड़ा था आज, वो बच्चा मुझे बताया उसको समझ में कितना परसेंट आया? 30% आया या नहीं आया? विवेक के आया 100, मनोज के आया 90, गोपाल के आया 99, और विवेक मुतल के 100 है, उमंग के 99 है। और ठीक है,